अलवर में एक कारीगर कुछ ज्वेलर्स का लाखों का सोना लेकर नदारद हो गया। इसके चलते सराफा बाजार में खलबली है। वहीं पीड़ित ज्वेलर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शहर में जेवर बनाने वाला एक बंगाली कारीगर लाखों के सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। इसके चलते सराफा बाजार में हड़कंप मच गया और पीड़ित व्यापारी अब थाने का रुख कर रहे हैं। बजाजा बाजार स्थित श्री राम ज्वेलर्स के संचालक राजेश सोनी के अनुसार करीब 7.5 लाख रुपए कीमत का 150 ग्राम सोना लेकर यह कारीगर गायब है। इसके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अलवर की हकीम जी की गली में हुगली पश्चिमी बंगाल का निवासी बंगाली कारीगर कृष्ण प्रमाणिक करीब 10 वर्षों से सोना लेकर जेवर बना रहा था। विश्वास के आधार पर उसने इस कारीगर को 22 अक्टूबर को हार, अंगूठी और अन्य जेवर बनाने के लिए 150 ग्राम सोना दिया था। तैयार जेवर ग्राहकों को 3 नवंबर को दिए जाने थे। जब ये ज्वेलर 29 अक्टूबर को कारीगर की दुकान पर जेवर लेने गया तो वहां मौजूद व्यक्ति ने उसके जरूरी काम से दिल्ली जाने की बात कही। सोनी 31 अक्टूबर को फिर कारीगर की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिला। बार बार संपर्क करने पर भी उसका मोबाइल बंद पाया गया। उधर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये कारीगर है साहब, ये बंगाली कारीगर है। ये हकीम जी गली में रहता है। ये हकीम जी गली में रहता है। जब ये हमारे 5-6 साल से ये काम करता रहा है। ये काम करता है। अब ये हमने 29 तारीख को जब हमने ये 4 तारीख के सावे का सामान दिया था, 17, 18, 19, 20 तारीख को, तब ये नु कहता है कि साहब ये हम सामान तुम्हारे को 28 तारीख को दे देंगे। हम इसके पास 29 तारीख को गए इसके पास सामान लेने के लिए। जब इसने कहा कि इसका चेला जो इसका हेल्पर है वो विकास पटेल ये कहता है कि ये सामान कटवाने के लिए दिल्ली में गया है। ये हमने ये सोची चलो कोई बात नहीं, ये लेके आ जाएगा सामान। अभी हम 30 तारीख को गए तो इसका साहब इसके पास फ़ोन करा तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ बोला था। इसका स्विच बंद होता है इसका फ़ोन। अब 31 तारीख को गए तो जब भी बंद था। हमने अब 2 तारीख को हमने FIR लॉन्च करवा दी इसके विरुद्ध। कब से दे रहे हो आप इसको सामान हम दे रहे हैं 3-4 साल से लगातार रेगुलर दे रहे हैं सामान इसको हम। ठीक बनाता था पहले? सामान ठीक बनाता था। अभी धीरे धीरे इसने इसके मन में जाने क्या आ गया और बंगालियों से मिल के इसने उसको वो सामान लेके फरार हो गया। न इसका फ़ोन उठ रहा है न कुछ हो रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कृष्णा प्राणिक। कृष्ण प्राणिक इसका नाम है। इसका कोई आपने बायोडाटा लिया? कहाँ का रहने वाला? इसका बायोडाटा ये बंगाल का है। ये रहने वाला ये काफ़ी दिनों से ये अलवर में भी रह रहा है। और एक बंगाली लेकर आया था इसको दिल्ली से, सुनील। तो लगभग आपको कितने रुपए के? हमारे 150 ग्राम सोना का सामान है, जेवर है जो बनाने का काम करते हैं, वो लेकर चले गए यहाँ से। कितने रुपए का होगा? वो कम से कम आज 7-7.5 लाख रुपए का सामान है इसमें। अच्छा। उधर इस कारीगर ने स्वर्णकार ज्वेलरी विकास समिति के अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। अध्यक्ष विष्णु सोनी ने बताया कि उन्होंने 25 ग्राम सोना जेवर बनाने के लिए दिया था। इसके अलावा उसे काम करने के लिए 25,000 नगद दिए थे। उन्होंने बताया कि कम लागत में काम करवाने के लालच में इन कारीगरों से संपर्क किया जाता है, लेकिन वह 25,000 की नकदी और 25 ग्राम सोने सहित कुल 1.5 लाख रुपए की चपत लगाकर फरार हो गया। विकास समिति के अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से ऐसे कारीगरों पर लगाम लगाने की मांग की है। मेरा ऑर्डर का दिया हुआ 25 ग्राम सोना और लगभग 15,000 रुपये नगद मैंने इसको ऑर्डर पे दिए थे। कुछ बंगाली यहाँ पर ऐसे आ चुके हैं कि वो कम टंच के अंदर कम लालच में काम करते हैं। हम जैसे सुनार भाइयों को, दुकानदारों को फंसा लेते हैं और थोड़ा सा लालच देकर हम इनसे काम कराने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये गायब हो जाते हैं यहाँ से। अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं। कृपा प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि इनके ऊपर बाहर से आए हुए बंगाली कारीगरों के ऊपर लगाम लगाएं। आपके कितने रुपए का नुकसान हुआ? मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं 25 साल से यह काम करने वाले सुनील ने बताया कि आरोपी कारीगर उसे 9 वर्ष पूर्व दिल्ली में मिला था। उसने अलवर में आकर कारीगर का काम करने की मंशा जताई, जिसके बाद सुनील उसे लेकर यहाँ आ गया। हालांकि 1 वर्ष बाद ही कारीगर प्रमाणिक ने अलग काम करना शुरू कर दिया था। दिल्ली से मैं उसको 9 साल पहले लाया था। लाने के बाद उसको एक बंगाल पास काम किया था। उसने बंगाली के पास नूर बंगाल से काम करता था। उसके बाद उनके 3 साल बाद वहाँ काम किया। काम करने के बाद फिर वो मेरे पास आया, किराया की दुकान पर काम करने लग गया। साल भर मेरे पास काम किया। काम करने के बाद
पर मैं अलग करूँगा, अलग जाऊँगा, अलग चला गया हो। मेरा कोई लेन देन नहीं था उससे। अलग दुकान खोल लिया, खोलने के बाद वो अपना धंधा अलग काम कर रहा, मेरा धंधा अलग काम कर रहा हूँ। मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं थी उससे, ना कोई उससे लेना देना था। अच्छा, बस ये कैसे किस तरह का काम कर रहे हो? बनाने का काम करता था, क्या बना रहे? सामान बनता, जेवर बनाने का काम करता था वो। सोने चांदी के आभूषण? हाँ, सोने का बनाता था वो। सोने का। हाँ, तो ये आपने इससे नाम पता पूछा कहाँ का रहने वाला है? नाम बताओ, वो एड्रेस मेरे पास है। एड्रेस में मैं इसको कहाँ का रहने वाला था ये वैसे? वेस्ट बंगाल का रहने वाला था वो। दिल्ली में कहाँ से लाया गया? दिल्ली करोल बाग से लाया था। तो आपकी जान पहचान कैसे थी? जान बचा, मेरे गांव का एक लड़का था, राइट कार्ड काम करता था 9 साल पहले। उसने मेरे कहा कारीगर मेरे को ढूंढने गया था, मेरे कारीगर चाहिए। कारीगर में उससे बात की चला करके आ गया, तुरंत वो अपने आप वो यहाँ पर आया। यहाँ पर करा मेरे को एक काम लगा दो, मैंने तो काम लगवा दिया इसको नूर के पास। तो दिल्ली में कहाँ से लाया था? करोल बाग। करोल बाग से? हाँ। करोल बाग में पहले ही काम करता था? हाँ। तो आपको कोई मिलने वाला था जिसने इसको हाँ। भेजा था, वो कौन था? वो मेरे गांव को मिलने वाला था। क्या नाम था उसका? उसका नाम पंकज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। गौरतलब है कि बंगाल का काला जादू प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल तो यह बंगाली कारीगर अपने जादू से लाखों के सोने सहित गायब हो गया है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। NCR में शामिल अलवर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 250 होने के बाद चौथे स्तर की पाबंदी लागू हो गई है। हालांकि जयपुर में यह सूचकांक 277 होने के बाद भी कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जयपुर NCR से बाहर है। अब अलवर में स्वीकृत ईंधन के बिना चलने वाली औद्योगिक इकाइयां पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक रहेगी। हालांकि इससे पहले 29 अक्टूबर को जारी तीसरे चरण की पाबंदी में स्वीकृत ईंधन के बिना चलने वाली कंपनियों पर सप्ताह में 2 दिन की रोक लगाई गई थी, लेकिन अब दिल्ली और आसपास के इलाके में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण गुरुवार से चौथे चरण की सख्त पाबंदी लागू हो गई है। प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब सहित हरियाणा के कुछ भागों में पराली जलाना बताया जा रहा है। आगामी 24 नवंबर से 27 नवंबर तक मत्स्य उत्सव का आयोजन होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की अध्यक्षता में इसे लेकर बैठक हुई। इसमें पर्यटन, नगर परिषद और नगर विकास न्यास सहित अनेक विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तर पर भी मत्स्य उत्सव के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी टीना यादव ने बताया कि मत्स्य उत्सव के दौरान हेरिटेज वॉक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज मत्स्य से 2022 के सफल आयोजन के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इस बार मत्स्य उत्सव का आयोजन 24 से 27 नवंबर तक कराया जाएगा, जिसमें सभी जो ब्लॉक स्तर है उनको इन्वॉल्व करते हुए हेरिटेज और टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करवाए जाएंगे। जिले भर में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर अबू सावे के चलते बड़ी संख्या में शादियां हुई। जगह जगह शहनाई गूंजी और विवाह समारोह की रौनक नजर आई। वहीं इस एकादशी को तुलसी जी और ठाकुर शालिग्राम के विवाह संपन्न करवाए जाते हैं। शहर में मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर शालिग्राम जी को उपटन लगाकर कंगन डोरे बांधे गए। साथ ही पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान महिलाओं ने तुलसी जी को पुत्री के रूप में मानते हुए उनका कन्यादान किया। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हिंदू संस्कृति के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी जी 4 माह के लिए अलग हो जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप में राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के साथ भगवान शालिग्राम भूमंडल पर आते हैं और हिंदू रीति के अनुसार तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। आज प्रातःकाल सुबह देवउठनी एकादशी को ठाकुर शालिग्राम जी और तुलसी जी का पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन किया। सुबह 9 बजे से ही प्रातःकाल मंगलाचरण के साथ भगवान श्री शालिग्राम जी का उपटन लगाया, कंगन डोरा बांधे और भगवान श्री शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद तुलसी जी का उपटन लगाकर ग्रंथि बंधन करते हुए वेद मंत्रों के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी का आज पाणी ग्रहण संस्कार किया गया है। ये हमारे हिंदू संस्कृति में तुलसी और शालिग्राम का पाणी ग्रहण की देवशौनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान तुलसी और शालिग्राम का अलग हो जाते हैं, क्योंकि 4 महीने भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम भगवान राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। आज प्रातःकाल सूर्य उदय के साथ इस भूमंडल पृथ्वी पर आते हैं। उसी पर
उस रीति के अनुसार तुलसी और शालग्राम का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है। हर वर्ष कई वर्षों से आज भी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में भगवान तुलसी और शालग्राम का पाणी ग्रहण संस्कार श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। काफ़ी संख्या में महिलाओं ने माता तुलसी को अपनी पुत्री के स्वरूप में मानकर कन्यादान किया। वस्त्र दक्षिणा जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार आज श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी पाणी ग्रहण संस्कार का संपन्न किया गया। उधर अपना घर शालीमार विस्तार योजना में देवउठनी 11 पर भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ जारी भागवत कथा के दौरान यह आयोजन किया गया। इस मौके पर सुदर्शनाचार्य महाराज भी मौजूद रहे। अपना घर शालीमार निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के क्रम में कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी को 108 शालिग्राम और तुलसी माता जी का विवाह जोड़े बैठ करके आनंद पूर्वक पूजन षोडशोपचार करके और अग्नि के समक्ष तुलसी शालिग्राम को लेकर के फेरे किए हैं। शाखोपचार और विवाह के जितने भी क्रम होते हैं वो सब किए गए हैं। मैं स्वामी सुदर्शनाचार्य भगवान के विवाह उत्सव को सानंद पूर्वक प्रभु की कृपा से ही संपन्न करवाया हूँ। भगवती तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लेकिन किसी सती नारी के श्राप के कारण वो राक्षस राज जालंधर का उनके साथ विवाह हुआ और उनके सतीत्व के प्रभाव से जालंधर ने अत्याचार दुराचार पापाचार करना प्रारंभ किया। 33 कोटि देवता भगवान भूत भावंशियों सहित उस राक्षस का संहार करने का प्रयत्न किए, लेकिन एक सती नारी के सतीत्व के प्रभाव से जब राक्षस का संहार नहीं हो सका तो सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने छल पूर्वक जब सती वृंदा तुलसी का सतीत्व नष्ट किया तब राक्षस जालंधर का वध हुआ। उस पतिव्रता देवी ने परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर दिल हो करके मेरे सतीत्व को कैसे नष्ट कर सकते हैं, इसलिए एक सती नारी का आपको श्राप है, आप शिला रूप में परिवर्तित हो जाएं। और भगवान ने उस श्राप को सती नारी के अंगीकार किया, हाथ जोड़ करके अपने ऊपर धारण किया, शिला के रूप में परिवर्तित हो गए और भारत के अभिन्न अंग नेपाल में गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में भगवान दामोदर कुंड में प्राप्त होते हैं। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में 151 शालिग्राम है, जिसमें से 108 शालिग्राम भगवान का विग्रह रजत में रथ पर प्रातःकाल 7 बजे विराजित होकर के बड्डो सो लड्डू गोपाल के साथ, लोग कहते हैं मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, लेकिन मेरो बड्डो सो लड्डू गोपाल है, उनके साथ जगह जगह पर आतिथ्य स्वीकार पुष्प वर्षा स्वीकार करते हुए अपना घर शालीमार के तृतीय गेट कार्तिक मास में आज अपना घर शालीमार के अंदर प्रथम 108 शालिग्राम भगवान तुलसी का विवाह किया गया है। इस कार्तिक मास में तुलसा शालिग्राम विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। सप्तदिशीय भागवत सप्ताह यहाँ पर चल रही थी। इसी कार्यक्रम में आज एकादशी पर्व पर शालिग्राम तुलसी विवाह का विवाह किया गया। 108 शालिग्राम भगवान 108 तुलसा विवाह का कार्यक्रम था, ये रखा गया। और वहीं देवउठनी एकादशी पर शुक्रवार को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। मालखेड़ा के ग्राम अहीरबास भड़कोल में यादव समाज के 32 जोड़े पर नए सूत्र में बंधे। श्री कृष्ण यादव सेवा समिति और यादव समाज ने इसका आयोजन किया। वहीं अहीर का तिबारा के लोगों ने भोजन व्यवस्था की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामहित यादव रहे, जबकि अध्यक्षता सुंदरदास महाराज ने की। इससे पहले बैंड बाजों के साथ निकासी निकाली गई। यादव समाज के 5वें आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन श्री कृष्ण यादव सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसमें 32 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री रामहित यादव जी रहे। अध्यक्षता बाबा सुंदरदास महाराज ने की। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से 32 जोड़ों की निकासी निकलते हुए
एक साथ में कार्यक्रम स्थल पर घोड़ियों के साथ बैंड बाजे के माध्यम से आई गई। कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था अहिर का तिवारा ग्रामवासियों के द्वारा की गई है। समिति कार्यकर्ताओं व पूरे यादव समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा सहयोग किया गया है इस कार्यक्रम के अंदर, और ये पूरे सकुशल वर वधू को सभी पूरे समाज ने आशीर्वाद दे करके सफल बनाया है। इसके अलावा मालाखेड़ा कस्बे, हल्दीना और जमालपुर सहित जगह जगह सावों की रौनक नजर आई। विवाह समारोह में जिन प्रमुख लोगों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, उन्होंने भी पहुंचकर शुभकामनाएं दी। और वहीं कोली समाज हितकारिणी समिति की ओर से देवउठनी एकादशी के अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति की ओर से 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह जैन नसियाजी वाटिका में संपन्न करवाया गया। वहीं शहर विधायक संजय शर्मा और नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने यहां पहुंचकर जोड़ों को शुभकामनाएं दी। समिति संरक्षक जगदीश प्रसाद कोहली ने बताया कि शुक्रवार सुबह शुगर टॉकीज के समीप निकासी प्रारंभ हुई। इसके बाद सामूहिक विवाह करवाए गए। इसके जरिए संबंधित परिवारों का अधिक व्यय भी नहीं होता और वह शिक्षा सहित अन्य कामों में राशि का उपयोग कर सकते हैं। कोली समाज हितकारिणी समिति अलवर द्वारा ये 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और हम समाज की गरीब अमीर बच्चियों के शादी हर देवउठनी 11 को करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना में हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए थे, इसलिए इस वर्ष हमने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ों को लाने का प्रयास किया है ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे और समाज के बच्चे बच्चियों पर उस बचे हुए पैसे को खर्च करके पढ़ाई में या किसी अच्छे काम में अपना मकान जो भी है अपने घर की आवश्यकताओं पर लगाया जाए और कम खर्च में। और इस साल हमने 11 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे नारायणी धर्मशाला से इन जोड़ों की निकासी हुई थी और तकरीबन 11:30 बजे यहाँ जैन नसियाजी अलवर में यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यहाँ फेरे हो रहे हैं और सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उधर शहर विधायक और सभापति का कहना था कि कोली समाज हितकारिणी समिति द्वारा पिछले 17 वर्षों से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन से अन्य समाजों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। देवउठनी 11 के पावन पर्व पर आज अलवर शहर में श्री कोली हितकारिणी समिति द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 11 जोड़े तय हुए हैं और उनका विधिवत विवाह समारोह संपन्न हो रहा है। आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और मैं मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विशेष रूप से कोली समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि लगातार 17 वर्षों से अनवरत ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं और अन्य समाजों को भी दिशा देने का काम आज कोली समाज ने किया है। मैं जो हमारे नए जोड़े आज जो 11 जोड़े जो विवाह समारोह में संपन्न होकर के अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और विशेष रूप से कोली समाज को बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। आज कोली समाज का 17वां आज ये विवाह सम्मेलन सामूहिक विवाह सम्मेलन जो संपन्न होने जा रहा है, उसमें आज 11 जोड़ों का विवाह आज इस पंडाल में विवाह संपन्न होगा। मैं सभी 11 जोड़े जो आज इस विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं उनको उनके सुखमय जीवन के लिए समृद्ध जीवन रहे, उन्नति करें वो। मैं समाज के इस कार्यक्रम में कोली समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने समाज के लोगों को शिक्षा की ओर ले जाएं ताकि कोली समाज शिक्षित हो तो उन्नति होगी समाज की, ताकि समाज आगे बढ़े और उन्नति करे। आज इस मौके पे मैं सभी समाज के जो बंधु जिन्होंने इस कोली समाज के विवाह सम्मेलन को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सभी को मेरी ओर से उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो इसी तरह अपने समाज को आगे बढ़ाते रहें और समाज की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। अरावली विहार थाना अंतर्गत रूपबाज पुलिया पर डंपर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सामोला निवासी जुम्मा और रसीद अपने काम से ग्राम बल्लाना गए हुए थे। रास्ते में रूपबाज पुलिया के समीप तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार जुम्मा की मौत हो गई। इसके अलावा रसीद का गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार मृतक के 6 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। ये बलाने गए थे पैसों के लिए और ये फिर अपने घर को वापसी आ रहे, तो रास्ते में फिर डंपर ने इन्हें सामने से टक्कर दी। कहाँ, कौन सी जगह? रूपबाज पुलिया पर। हाँ जी। कितने जने थे गाड़ी पर? दो थे, दो आदमी। किस काम के पैसे लेने गए थे बलाने?
पैसे तो कोई उनके लेने देने थे कोई पहला, उसके मारे गए। अब इनमें चोट किसकी कितनी आई है, कौन मरा है इसमें? अब इसमें जम्मा है जो गुजर चुका है, और एक रशीद नाम है उसका पैर टूटा पड़ा दो। क्या काम करते हैं? काम ही घर का जमींदार करते हैं। पिताजी क्या नाम है? मजदूरी करें। पिताजी को नाम रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? सामोड़ा के। कितने बच्चे हैं इनके? 6 बच्चे। कितने लड़के लड़की हैं? 4 लड़की 2 लड़के। अच्छा, ये 2 भाई कितने हैं? 2 भाई। जिन जो घायल है उसका नाम क्या है? घायल उसका नाम रशीद है। वो कहाँ के रहने वाले? वो भी वहीं का है, सामोड़ा के। इसमें एक मर गया, एक घायल है। अभी हॉस्पिटल में? हाँ, एक हॉस्पिटल में, एक मोर्चरी में आ गया। बाइक के जरिए लंबा सफर करने का इरादा एक परिवार को महंगा पड़ा। नारनौल से बाइक पर सैकड़ों किलोमीटर दूर झांसी जा रहा चालक अपनी पत्नी और बच्ची सहित दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी श्रमिक बालकिशन पत्नी मिथिलेश और 4 वर्षीय बच्ची के साथ बाइक पर नारनौल से लौट रहा था। जिंदौली की सुरंग पार करने के दौरान वहां पानी से भरे गड्ढे के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। महिला को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल बालकिशन ने बताया कि अंधेरा होने के कारण पानी भरा गड्ढा उसे दिखाई नहीं दिया। मैं जी वहाँ से सुराना से झांसी जा रहा था, नारनौल से। कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रहे थे अपने। कहाँ पे घर? झांसी, मतलब जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश। किस बाइक पे थे? हाँ। तो वहाँ से निकल के, और वो वहाँ जो गड्ढे नहीं होते हैं, तो वहाँ स्लिप हुई बाइक। सुरंग? हाँ, वो सुरंग से निकल के वहाँ स्लिप हुई। जिंदौली सुरंग से बाहर निकले आप? हाँ, वही वो गड्ढे हैं, वहीं स्लिप हुई। वहाँ पानी भी भर रखा है, गड्ढे भी हैं। लाइट नहीं थी वहाँ? हाँ, कुछ नहीं था, मतलब अंधेरा ही टाइप का था। कितने बजे की बात? ये सुबह करीब 6 बजे की बात है, 6:15। तो दिखाई नहीं दिया वो? हाँ, वो गड्ढे मड्ढे तो मतलब एक गड्ढा तो भड़का दिया, दूसरे गड्ढे में अब वो क्या मालूम कितना गहरा था, वो पानी भी भर रहा था वहाँ। तो मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक मतलब स्लिप गई, मैं वहीं उल्टी हो गई। किस किस के लगी आपके? मेरे भी थोड़े हाथ में चोटें आई, इनको मतलब थोड़ी माइंड में चोटें आई, सर में मतलब जाट जैसे वो रखी है। कोतवाली थाना अंतर्गत जिला कलेक्टर आवास के बाहर 3 दिन पहले मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके चलते पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार करवा दिया गया है। सहायक उप निरीक्षक काशी राम ने बताया कि 3 दिन पूर्व इस लाश के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव को मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन 3 दिन तक प्रयास के बावजूद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई गई है। जी बताएं सर, ये कहाँ मिली डेड बॉडी, क्या मामला? दिनांक 1/11/2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निवास स्थान के पास में फुटपाथ पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पे मौके पर मैं गया था। डेड बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल GH अलवर लेकर आया था, जिसका परीक्षण पोस्टमार्टम के लिए शनाख्त के लिए मोर्चरी रूम में रखवाया गया था, जिसकी आज वारिसान की वह इसके नाम पते की तलाश की गई, लेकिन कोई वारिसान की मालूमात नहीं चल सकी। इसलिए पुलिस के द्वारा आज दिनांक 4/11/2022 को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या पहना हुआ था इसने? इसने एक जैकेट सी पहन रखी थी और लोअर पहन रखा था। कितने दिन से पड़ा हुआ था ये? पड़ा क्या, वो उसी दिन हमको तो सूचना मिली थी, करीब 10 बजे करीब इसको लेकर के हॉस्पिटल आ गए थे GH अलवर। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त धर्मपाल जाट ने शुक्रवार को शहर की कुछ इंदिरा रसोइयों में निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सभापति और आयुक्त ने रूपबास स्थित इंदिरा रसोई में भोजन भी किया है। इस दौरान सभापति ने बाकायदा टोकन भी कटवाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत सभी जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। साथ ही यहाँ सफाई व्यवस्था के संबंध में भी संचालकों को निर्देशित किया गया है। वहीं आयुक्त धर्मपाल जाट के अनुसार शहर की सभी इंदिरा रसोइयों में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही खामियां मिलने पर तत्काल सुधार करवाया जाएगा। यहाँ हमने जो देखा कि लोगों को भोजन कैसा मिल रहा है, उस भोजन को मैं और आयुक्त महोदय ने दोनों ने भी उस भोजन को किया। भोजन की क्वालिटी ठीक थी और जो लोग भोजन कर रहे थे उनसे भी जानकारी दी कि भोजन कैसा है। तो उन लोगों ने भी कहा कि साहब हम भोजन यहाँ प्रतिदिन करते हैं, भोजन की क्वालिटी ठीक है। सरकार की ओर से जो इंदिरा रसोई की योजना चालू की है, ये अलवर में लगभग 9 रसोई अलवर में संचालित हैं, जिसमें कि ये मालवीय नगर की जो ये इंदिरा रसोई जो चल रही है,
इसमें मैंने आयुक्त महोदय ने दोनों ने बैठ के भोजन किया है। भोजन की क्वालिटी ठीक है, कोई भी भूखा नहीं सोए। इस योजना को लेके सरकार प्रतिबद्ध है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो भोजन मतलब एक कम पैसे में भोजन जो उपलब्ध हो सके और गुणवत्तापूर्ण भोजन हो, इसके लिए सरकार ने ये योजनाएं चालू की है, जिसमें 8 रुपये में पर पेट भोजन, जिसमें 250 ग्राम आटे की रोटी है, 2 सब्जी है, एक अचार है, पानी और जल की व्यवस्था है, बैठ के अपने सुविधापूर्वक भोजन कर सकता है। इसके लिए किसी को अगर इंदिरा रसोई को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आयुक्त महोदय से, मुझसे कोई भी उनके सुझाव हों, शिकायत हों, वो हम तक पहुंचा सकते हैं और इस रसोई में आकर भोजन करें। शहर की स्कीम 10B के निकट स्थित दीवानजी का बाग में लगे बड़े वृक्षों की अवैध रूप से कटाई के आरोप सामने आए हैं। इस बाग को लेकर पूर्व में ही नगर विकास न्यास द्वारा अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके बाद भी भू माफियाओं द्वारा इस बाग पर अतिक्रमण कर पेड़ों की कटाई के साथ ही अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। अनेक स्थानीय नागरिकों के साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोहन लाल सुलानिया ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सुलानिया ने बताया कि इस 8 बीघा भूमि पर नगर विकास न्यास का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन भू माफियाओं ने मिली भगत कर बोर्ड हटा दिया और पेड़ काटने के अलावा यहाँ सड़क बनाकर प्लॉटिंग की जा रही है। स्कीम नंबर 10B दीवानजी का भाग 8 बीघा जमीन जो कि UIT ने पूर्व में उसको एक्वायर कर रखा है और बाग के नाम से उसको लीज पर दे रखा है। कुछ भूमाफिया लोग उस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। सारे पेड़ जो हरे पेड़ थे उसको अवैध रूप से काट लिया गया है और न्यास इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आज श्रीमान जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए मैं आया हूं कि ऐसी बहुकीमती ज़मीन को बचाया जाए जिससे कि न्यास को फ़ायदा हो सके। कब से हो रहा है ये? करीब 2 महीना हो गए इसको लगातार पेड़ कटिंग वगैरह और रोड वगैरह बनने का काम चल रहा है। अलवर शहर के भूमाफिया लोग जिन्होंने पहले UIT का जो बोर्ड लगा हुआ था वो भी हटा दिया गया है और हटा करके वहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। तो आज किनसे मिलना है? आज माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन के रूप में अवगत कराने के लिए और उसको रुकवाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शहर में कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पदाधिकारियों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी और संगठन मंत्री श्री दुष्यंत जी यादव के आदेशानुसार आज जो है गुजरात मोरबी में जो पुल हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के आदेश हुए थे। आज आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रही है। अलवर में भी हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस बड़ी घटना से हिम्मत दे, इसको सहन करने की हिम्मत दे। हम जितने दुखी हैं उससे उनमें क्या बीत रही होगी ये हम जानते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको हिम्मत दे ये हादसा सहन करने की। और हम सब आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। जलदाय विभाग की ओर से मनुमार्ग स्थित कार्यालय में जारी जन सुनवाई के अंतिम दिन शुक्रवार को अनेक वार्डों की समस्याएं सुनी गई। इनमें वार्ड 28, 48 और 49 के पार्षद एवं निवासी शामिल हुए। अधिशासी अभियंता कमल कुमार नारंग ने बताया कि लोगों ने पेयजल से जुड़ी परेशानियां सामने रखी। इसके निदान के लिए संबंधित अभियंताओं को निर्देशित किया गया है। आज 28, 48 और 49 वार्ड की जनसुनवाई थी, जिसमें 28 और 48 वार्ड से लोग आए थे और उनकी जो समस्याएं थी वो हमने सुनी थी। जो भी उनके साथ में बैठ के डिस्कशन था, उनकी समस्याओं के कहाँ पे क्या क्या काम कराया जा सकता है और क्या क्या काम आगे के लिए कराया जाना, वो उसके लिए डिस्कशन हुआ। रमन सैनी जी थे, निरंजन सैनी जी थे, दोनों आए थे और उनके साथ जो लोग थे कम पानी की थी कि कम पानी प्राप्त हो रहा है क्योंकि अलवर में जल उत्पादन नलकूपों का कम हो गया है
टंकियां एक्स्ट्रा भरने और पानी बढ़ाने की बात थी। ज़्यादातर समस्याएं उन्हीं पे ही केंद्रित हैं। समस्या का समाधान पानी उत्पादन बढ़ने के साथ ही कर दिया जाएगा, क्योंकि टंकियों में पानी बढ़ता है तो अपने आप ही समस्या टेल एंड तक पानी पहुंचता है और बढ़ेगा पानी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने उप स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कक्ष स्वीकृत करवाया था। इसका निर्माण कार्य एनएचएम विभाग के जरिए करवाया जा रहा है। इसका अवलोकन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी भी कर चुके हैं और उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता ढंगपूर्ण से करने के निर्देश दिए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर का जीर्णोद्धार कार्य भी करीब 40 लाख रुपए की लागत से किया गया था। वहीं 6 लाख की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मालाखेड़ा उपखंड के हल्दीना में खाली पड़ी सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि को वन्य जीवों ने अपना ठिकाना बना लिया है। इसमें नीलगाय और सियार आदि जीव शामिल हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र में कई जगह बारिश का पानी भी गड्ढों में भरा हुआ है। इसके अलावा इन वन्य जीवों को भोजन भी उपलब्ध है। सरपंच सुनील चौधरी के अनुसार खासतौर पर सर्दियों के मौसम में इन वन्य जीवों का यहाँ बसेरा रहता है। बीजवाड़ नरूका के ऐतिहासिक किले को जीर्णोद्धार की जरूरत बनी हुई है। महाराजा विनय सिंह और जागीरदार लखधीर सिंह के समय ठिकाना बीजवाड़ नरूका और इसके किले की अलग ही पहचान रही, लेकिन यह किला अब अपनी पहचान खोते हुए नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन, पर्यटन और पुरातत्व विभाग सहित वारिसों द्वारा मरम्मत कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसके चलते यह किला क्षतिग्रस्त हो चुका है। रियासत में हिंदुत्व का सूर्य के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए ठाकुर साहब लखधीर सिंह ने अपने मेहनत और कर्मठता से बचाए रखा। आज बीजवाड़ नरूका का वही किला जीर्णोद्धार रख रखाव के लिए इंतजार कर रहा है। प्रशासन, पर्यटन विभाग और इसके मालिक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले लोग यहाँ पर आकर उसे निहारते हैं और अपनी पूरा स्थापत्य कला को देखकर अभिभूत भी होते हैं। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। और अब बात अकबरपुर की, जहां कस्बे में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि सरसों की फसल में यूरिया खाद की जरूरत बनी हुई है। उधर शुक्रवार को अकबरपुर में एक निजी दुकान पर यूरिया खाद आने की जानकारी मिलने पर किसानों की भीड़ एकत्रित हो गई। किसान को एक आधार कार्ड पर यूरिया खाद का एक कट्टा दिया जा रहा है। ऐसे में यह लंबी कतार लगी गई। किसानों का कहना है कि इन दिनों गेहूं और सरसों की फसल में खाद की अधिक मांग रहती है। खाद डालने पर ही फसल की बढ़वार संभव होगी। किसानों को बहुत ज़्यादा खाद की किल्लत है, यानी रबी की फसल की बुआई चल रही है और इन किसानों को खाद नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी। और रोज़ की रोज़ इतनी लंबी लाइन लगती है कि कम से कम सैकड़ों लोग रोज़ लाइन में लगते हैं, परंतु जब भी इनको खाद नहीं मिल पाता है। अभी रोड पर लगे हुए हैं लोग, जयपुर ये रोड पे इतनी दूर लगे हुए हैं, परंतु इनको जब भी इनको खाद नहीं मिल पाएगा और रोड का भी खतरा है। किसान बहुत दूर से आते हैं, परेशान होते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं। उमरैंड किसान सेवा केंद्र पर आत्मा योजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान महिला किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया गया। वहीं कृषि उपकरणों को अनुदान राशि पर दिए जाने की जानकारी भी प्रदान की गई। प्रशिक्षण को लेकर महिला काश्तकारों में उत्सुकता नजर आई। % भी काम में आएगा इस फसल में, बाकी जमीन में पड़ा रह जाता है, बाद में काम आता है और वो जल्दी नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलता है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो डीएपी खाद हमें फास्फोरस जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति करने के लिए, मेरा कहने का मतलब है 16 तरह के पोषक तत्व है बाजार में, इनके हमें खाद मिलते हैं। जिंक है उसके लिए जिंक सल्फेट, लोहा है उसके लिए फेरस सल्फेट, कॉपर है उसके लिए कॉपर सल्फेट, हर तत्व के लिए बाजार से अलग खाद लेना। रामगढ़ में बाबा श्री श्याम के जन्मोत्सव के तहत रोगियों को फल वितरित किए गए। रामगढ़ श्याम सखा मंडल ने बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। इसी कड़ी में यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल और बिस्किट का वितरण हुआ। कार्यक्रम में सेवादार प्रहलाद सोनी, गौरव सोनी, दिनेश चौहान, संदीप सेन, रोहित जैन और कहना सोनी आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति देवटनी 11 के उपलक्ष्य में बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। उस पर हमारे सभी श्याम सखा मंडल के सभी सदस्य, वे हमारे सभी अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर साहब सबों ने बाबा श्याम के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाया। और ये हमारा जो कार्य है ये इसी प्रकार भली भांति चलता रहे और बाबा श्याम से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों पर बाबा आपका आशीर्वाद बने रहे। आज बाबा श्याम के जन्म दिवस पर श्री श्याम सखा मंडल रामगढ़ के द्वारा बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। राज्य के सामुदायिक अस्पताल में फल व बिस्किट वितरित किए गए।
और सभी श्याम प्रेमियों द्वारा बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। और वहीं श्री श्याम सखा मंडल ने गोविंदगढ़ में मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार सुबह धर्म प्रेमी एकत्रित हुए, बाबा श्याम की पूजा अर्चना की। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इसका समापन गणेश मंदिर पर हुआ। यहाँ बाबा श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में केक काटकर भोग लगाया गया। श्रद्धालु मोहित खंडेलवाल के अनुसार बाबा खाटू श्याम का जन्म देवोत्थान एकादशी को हुआ था। और आज श्री श्याम सखा मंडल गोविंदगढ़ के द्वारा सुबह सुबह प्रातः प्रभात फेरी निकालकर बाबा श्याम का जन्मदिन उत्सव की तरह मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे जिन्होंने फूल, पत्तियां, पटाखे और भजनों की गंगा में डुबकी लगाते हुए पूरे गांव की प्रदक्षिणा की और उसके बाद सबने हंसते गाते नाचते हुए पूरे गांव की प्रभात फेरी निकालकर और श्री गणेश मंदिर पर आकर इस प्रभात फेरी का समापन किया। इसके पश्चात श्री श्याम सखा मंडल गोविंदगढ़ की तरफ से एक 5.25 किलो कलाकंद के केक का बाबा श्याम को भोग लगाकर और सभी भक्तों के बीच में प्रसाद वितरित किया गया। कठुमर स्थित धुंधकुटी आश्रम में देवोत्थान एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान समूचा कस्बा श्याममय हो गया। श्याम नवयुवक मंडल के अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि भूमि पूजन समारोह पंडित मनोज भारद्वाज एवं अशोक भारद्वाज के सानिध्य में संपन्न हुआ। वहीं श्याम भक्त कठुमर सरपंच शेर सिंह मीना, विजेंद्र चौधरी, हरिओम, सोमेश्वर चौधरी, विष्णु रेला, बने सिंह चौधरी और सुनील बजाज ने प्रथम 5 ईंटों का पूजन किया। साथ ही मंदिर की नींव भरने का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर से खाटू श्याम बाबा की रथ यात्रा निकाली गई। मंदिर कमेटी से जुड़े सोमेश्वर चौधरी ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर निर्माण पर करीब 30 लाख का खर्च आएगा। और अब खबर गोविंदगढ़ से, जहां कस्बे में मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर एवं सीताराम मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य बाजारों से शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही धर्म प्रेमियों को प्रसाद का वितरण हुआ। महंत गिरिराज शर्मा ने जानकारी दी कि देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह से अक्षय पुण्य मिलने पर और पाप समाप्त होने की मान्यता है। वहीं इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के जागने से सृष्टि में तमाम सकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ जाता है। देव उठनी 11 के पुण्य अवसर पर तुलसा जी एवं शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जो गणेश मंदिर पर सभी भक्तजनों के द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को प्रत्येक वर्ष किया जाता है। उधर बड़ौदा में कस्बे के द्वारकाधीश मंदिर में कार्तिक मास की कथा सुनने वाली महिलाओं ने भगवान शालिग्राम की बारात निकालने के साथ ही तुलसी माता का विवाह किया। राधिका मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि इससे पूर्व इन श्रद्धालु महिलाओं ने गोपाष्टमी पर गौ माता और आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन किया था। वहीं शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम की बारात बैंड बाजों के साथ द्वारकाधीश मंदिर से निकाली गई। इसके बाद विधि विधान से भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करवाया गया। आज देवउठनी 11 के अवसर पर कार्तिक महात्म वाली और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से शालिग्राम भगवान की बारात निकाली गई। बारात द्वारकाधीश मंदिर से निकलकर वापस द्वारकाधीश मंदिर में आई। उसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन किया गया और उसके बाद फेरे किए गए। उस भगवान शालिग्राम के तिलक किया गया और माँ बाप बनने का सौभाग्य श्रीमान भोरेलाल एवं श्रीमती रामवती देवी को दिया गया। इसमें राधिका मंडल की सभी सखियाँ थी। गोविंदगढ़ पुलिस ने एक मोबाइल चोर को पकड़ा है। क्षेत्र में लगातार मोबाइल छीनने की घटनाओं को लेकर एसएचओ शिवशंकर शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा मोबाइल छीनने वाले आरोपी सीकरी क्षेत्र के जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ रेवाड़ी नगर एवं गोविंदगढ़ थाने में मामले दर्ज हैं। और अब बात करते हैं हम राजगढ़ की, जहां गंगा बाग में 14वां सैनी सामूहिक सम्मेलन देव उठनी एकादशी पर संपन्न हुआ। इसमें 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति ने आयोजन किया। इससे पूर्व माचाड़ी मार्ग स्थित देवी जी मंदिर से सुबह सामूहिक निकासी बैंड बाजों के साथ प्रारंभ हुई। इस दौरान सराय बाजार से स्टेशन मार्ग तक जाम की स्थिति बनी रही। उधर विवाह समारोह में 1 दर्जन से अधिक पंडितों ने जगदम्बा गौड़ के सानिध्य में सामूहिक तोरण और पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म संपन्न करवाई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, मुन्ना लाल सैनी, डॉक्टर सर्वेश सैनी, भगवान सैनी, हट्टी लाल उमेश और लक्ष्मी नारायण सैनी आदि उपस्थित रहे।
बड़ौदा में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर चालक रमेश चंद को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व भी 8 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त किया गया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी कार्रवाई की गई। देखिए कि अवैध खनन, बजरी खनन हो या पत्थर खनन हो, इनके खिलाफ हम समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। जैसे हमारे प्रसंग ज्ञान में आता है तुरंत हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब तक हमने 8 ट्रैक्टर वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। 1 जेसीबी को भी हमने बंद किया था और आज उसी के तहत एक बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को हमने जब्त करके उसके चालक रमेश चंद को हमने गिरफ्तार किया गया। उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और जैसे ही हमारे प्रसंग ज्ञान में फिर दोबारा आएगा, हमने पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है और फिर भी प्रसंग ज्ञान में आएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस से बच करके इधर रास्तों से, सकड़े रास्तों से, गाँवों से इधर से कई बार निकल जाते हैं, जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं और इन पे भविष्य में भी हम कार्रवाई जारी रखेंगे। राजगढ़ में विश्व शांति और लोक कल्याण की कामना को लेकर मालाखेड़ा गेट स्थित दुर्गेश्वर महादेव मंदिर में दुग्धाभिषेक किया गया। आचार्य देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। इस मौके पर पंचामृत स्नान, बेलपत्र और जलाभिषेक किया गया। साथ ही कैलाश योगी और प्रकाश योगी ने ब्यावला गायन के जरिए शिव की महिमा का गुणगान किया। वहीं महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी कमला शर्मा, बीना शर्मा, नरेंद्र अवस्थी, भाजपा जिला महामंत्री शिवलाल मीणा और खेम सिंह आर्य आदि उपस्थित रहे। दुर्गेश्वर महादेव मंदिर का आज स्थापना दिवस देवउठनी एकादशी के दिन यहाँ मनाया गया, जिसमें महादेव, दुर्गेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। रुद्राभिषेक के द्वारा सहस्त्र धारा जो है अर्पित की गई और इसके साथ ही बीलपत्र 1100 बीलपत्र यहाँ जो है शिव जी को चढ़ाए गए और बीलपत्रों के साथ ही भव्य पूजन का आयोजन यहाँ हुआ। साथ ही ब्यावला जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया गया, जिसमें यहीं के स्थानीय जो है योगी जो अपने हैं उन्होंने बारलाबाद से यहाँ पधारे और उन्होंने आज यहाँ भव्य तरीके से जो है भोलेनाथ का ब्यावले का कार्यक्रम यहाँ किया। रामगढ़ में खेड़ी रोड पर कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि प्रशासन ने बिना नोटिस के कार्रवाई की है। वही जिस भूमि पर वह काबिज हैं वह उनकी है। नाम जितेंद्र सिंह है। हम नाप करा रहे हैं, मेरे भाई का प्लॉट है यहाँ पे और नाप करा रहे हैं। उसके बाद में पहले नाप यहाँ तक कर दी थी इन्होंने कि रास्ता यहाँ तक आ रहा है, फिर उसके बाद में जेसीबी लगा दी है। पहले हमारी वहाँ प्लॉट की बिल्डिंग तोड़ चुके हैं, अब नाप पीछे सरक गई है इनकी। तहसीलदार साहब खुद यहाँ पे नाप करवा रहे हैं, जीएन साहब करवा रहे हैं। जीएन साहब आप जेसीबी चलवा रहे हैं पर ये नहीं पता लग रहा है इनको नाप है क्या है। ये मैं ये कह रहा हूँ अपनी जगह, सरकारी जगह आप लो, 1 इंच है तो 1 इंच भी लो, पर किसी का तोड़ फोड़ मत करो, नाजायज मत करो। उधर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अकबर खान का कहना है कि संबंधित भूमि की पैमाइश तहसीलदार और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की गई। वहीं अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से हटाया गया, लेकिन इसे लेकर प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच तनातनी हो गई। विवाद को बढ़ता देख आखिर जेसीबी सहित अधिकारियों ने मौके से जाने में ही भलाई समझी। हमारे जो है रामगढ़ में कॉमन सर्विस सेंटर के लिए 1175 22 एयर ज़मीन हमें अलॉट हुई थी। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की योजना अंतर्गत 1,40,40,00,000 की लागत से निर्माणाधीन है। हमारे जो है कार्यकारी एजेंसी के सहायक अभियंता ने हमें फ़ोन पर सूचना दी कि अपनी अलॉट ज़मीन में कोई जो है नया निर्माण कर रहा है, तो हमने श्रीमान तहसीलदार साहब को सूचना करके और जो है बुला के नाप तो करवा के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर। रामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक देशराज सिंह ने थाना परिसर में सीएलजी की बैठक ली। इस दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। रामगढ़ बस स्टैंड पर यातायात की व्यवस्था सहित तहसील परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी समस्याएं डीएसपी के सामने रखी गई। इस मौके पर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह सहित एडवोकेट राजकुमार यादव, सुभाष चंद्र वर्मा आदि उपस्थित रहे। सीएलजी की मीटिंग हुई और अभी आज जो है देवउठनी का एक बड़ा सावा है, इसलिए बाल विवाह के बारे में उनको लोगों को कि मान लो बाल विवाह कहीं होते हैं तो ये हमको इन्फॉर्म करें, उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा सभी लोग प्यार से रहें, सामाजिक सौहार्द से रहें, इसके बारे में उनको बताया गया। और जो आए थे लोग उस मीटिंग में उनकी समस्या जानी और वो समस्याएं बताई हैं उन पर। उन्होंने भी ये बताया कि हमारे इसकी एक तो ट्रैफिक की समस्या है, बस स्टैंड पे यहाँ पे थोड़ा सा होता ट्रैफिक का जाम लगता है, तो हम उसको दिखवा देंगे एक बार।
और अब बात करते हैं तिजारा की, जहां तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका सचिव मांगीलाल बैरवा ने बताया कि समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देश पर शिविर संपन्न हुआ। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह, पैनल एडवोकेट जफरुद्दीन, पैरालीगल वॉलंटियर विनोद आर्य और विकास वर्मा ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा रोकथाम को लेकर जानकारी दी। यह कैंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में लगाया गया। साथ ही 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी गई। शिविर में प्रधानाचार्य तिलक राज, पंकज एवं नरोत्तम सोनी सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना चैन को इजाजत। नमस्कार।